Good morning, friends. Today we are going to study our chapter 5th of economics of class 10th. The name of chapter is consumer rights. So consumer rights क्या हैं? एक कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, जो सामान को कंज्यूम करता है। वो बाज़ार में जाता है, कुछ खरीदता है। अब दुकानदार उसका एक्सप्लॉइटेशन ना करे, इसीलिए उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो वो अधिकार किसके तहत प्रोवाइड किए गए हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखना, इसको कोपरा भी बोला जाता है। CO का मतलब कंज्यूमर, PR का मतलब प्रोटेक्शन, A का मतलब एक्ट। कोपरा 1986। अच्छा, 3 तरह के होते हैं जहां हम अपने केसेस की बात, जहां एक कंज्यूमर जाके अपने केस को लड़ सकता है अगर उसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है शॉपकीपर के द्वारा। एक तो होता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एक होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी होता है। आइए इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं कि कंज्यूमर को अधिकार क्या क्या दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। These are the rights of consumer. Right to safety, पहला अधिकार कंज्यूमर का क्या है? राइट टू सेफ्टी। अगर वो किसी सामान को खरीद रहा है तो वो सामान उसको साइड इफ़ेक्ट ना करे, उसको किसी तरह फिजिकली या साइकोलॉजिकली या मेंटली उसको हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारा अधिकार है, राइट टू सेफ्टी। जैसे बाज़ार में कोई आप चीज़, खाने का बिस्कुट लेने गए पर वो एक्सपायर हो रहा था, ठीक है, आपने उसको यूज़ कर लिया, उस दुकानदार ने बताया नहीं और आपने यूज़ कर लिया, तो आपको फूड पॉइजनिंग या ऐसा कुछ हुआ, तो आपके इस अधिकार का हनन हुआ है, राइट टू सेफ्टी का। तो ये हमारा अधिकार है कि जो प्रोड्यूसर हमें सामान बेच रहा है वो हमसे धोखा नहीं कर सकता, हमारी सेफ्टी या हमारी हेल्थ से धोखा नहीं कर सकता। दूसरा राइट टू इन्फॉर्म। अब ये क्या है? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, कोई भी, उसके ऊपर सारी जानकारी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, MRP, बैच नंबर, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सारा कुछ। तो ये भी आपका अधिकार है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिले, और ये प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोवाइड कराएगा। राइट टू चॉइस, आपको प्रोडक्ट चूज़ करने का फ्रीडम है, जो आपके मन में आए वो आप खरीदें। जैसे मान लो मार्केट में गए आप डेटॉल का साबुन लेने, पर वो कहने लगा कि डेटॉल तो नहीं है और ये है, क्या नाम, लक्स है। तो अब आप क्या कर, वो आपको फोर्स कर रहा है कि लक्स ले लो, ये भी अच्छा है ये, तो आपको वो फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका अधिकार है, राइट टू चॉइस। जो मन में मर्जी आए उसे आप चुनेंगे, उसे आप खरीदेंगे। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर आपका हनन हुआ है, आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है या आपका एक्सप्लॉइटेशन किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा या सेलर के द्वारा, तो आप केस कर सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। राइट टू रिप्रेजेंट एक्ट, मान लो आप पुअर हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वकील भी प्रोवाइड करवाएगी, सरकार आपके केस का खर्चा उठाएगी, उसको बोलते हैं राइट टू रिप्रेजेंट एक्ट। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है। ये एक्ट 2005 में पास हुआ था। इसके अंतर्गत आप किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस RTI ऑनलाइन पे जाना है, वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जिस भी डिपार्टमेंट के से आप जानकारी चाहते हैं उस पब्लिक अथॉरिटी को सेलेक्ट करना है, अपनी एप्लीकेशन लिख ली है, उसके अंदर क्या आपको चाहिए, और 10 रुपये की फ़ीस पेमेंट होती है ऑनलाइन RTI फाइल करने में। मैंने भी आज तक बहुत बार RTI फाइल की है, तो उसमें 10 रुपये। और अगर आप BPL, बिलो पुअर्टी लाइन फैमिली से हैं, मतलब BPL कार्ड आपके पास है, तो उस कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, तो वो आपके 10 रुपये भी नहीं लगेंगे, फिर गवर्नमेंट उस 10 रुपये को भी बेयर करती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप किसी भी सरकारी, यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी और नॉन पब्लिक अथॉरिटी, मीन टू से कि गैर सरकारी संस्था से भी आप इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए ले सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स डे इंडिया में ये आपका एग्जाम पर्पज से 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन हो गया। ह्यूमन राइट्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, और कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को। आइए देखते हैं।
कंज्यूमर मूवमेंट, जो आंदोलन चलाए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, वो क्यों चलाए जाते हैं? भाई कोई भी व्यक्ति आंदोलन कब चलाता है? जब उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ हो। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पढ़ते हैं कि क्यों कंज्यूमर आंदोलन चलाता है। डिससेटिस्फैक्शन ओवर ट्रेड प्रैक्टिस, मान लो जो सेलर है या कोई भी व्यापार जो हो रहा है वो उसके प्रति संतुष्ट नहीं है, या वो व्यापार गैर तरीके से हो रहा है, इलीगल तरीके से हो रहा है, जो उसको हार्म कर रहा है। आदमी परेशान होगा तभी तो जाके आवाज़ उठाएगा अपनी। तो वो ट्रेड प्रैक्टिस से उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है। नो लीगल सिस्टम टू प्रोटेक्ट एक्सप्लॉयटेशन, और कई बार आदमी कंज्यूमर इसलिए भी मूवमेंट चलाता है कि जैसे मान लो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो कोर्ट में गया, उसने केस किया, वो एक हेक्टिक सा प्रोसेस हो जाता है, लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, आपके रिसोर्स भी लगते हैं, मनी भी खर्च होती है। तो इसलिए भी कंज्यूमर अपना मूवमेंट चलाता है कि भाई कोई सही सा सिस्टम नहीं है जिससे मुझे प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका कारण से भी। शिफ्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आपने ली, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और तो आप क्या करेंगे? परेशान होके आप आवाज़ उठाएंगे कि भाई क्यों नहीं सही कर रहा है, इसको सही कर। समझ आ रहा है? तो उस टाइम कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट होता है। फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो गई देश में, या जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोटे होते हैं, वहाँ पे गेहूँ टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से कंज्यूमर को दिक्कत होती है, तो फिर वो आवाज़ उठाता है। अडल्ट्रेशन, ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है अडल्ट्रेशन, और उससे अगला है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अडल्ट्रेशन और होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग लगभग सेम ही है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स को मार्केट में उसकी सप्लाई रोक के शॉर्टेज कर देना, फिर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा रेट पे बेचना ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए, इसको बोलते हैं होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। टिल 1970s रोट आर्टिकल एंड एग्जीबिशन, 1970 तक क्या लिखे जाते थे, आर्टिकल और एग्जीबिशंस लगते थे, और लिखा जाता था कि हमारी ये समस्याएं हैं, पर उन पे कई बार सुनवाई नहीं हो पाती थी, जिसके कारण फिर कंज्यूमर मूवमेंट शुरू होता था। अच्छा, फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप बाय ओवर क्राउडिंग राशन शॉप, अब मान लो क्या होता है, एक राशन शॉप है, मतलब एक कोटा बना हुआ है आपके एरिया में, पर उस पर आप सब बहुत सारे लोग उससे वहाँ से लेते हैं, तो टाइम लग जा रहा है, कभी मिल नहीं पा रहा है, कभी कोई और समस्या, कभी माल नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर आप कंज्यूमर क्या करता है, अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है ना, इस सब को अवॉइड करने के लिए, इस सब से लड़ने के लिए। स्टार्टेड एज सोशल फोर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर, ये इसलिए भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैले और उन्हें अपने अधिकारों का पता चले, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके, इसलिए भी कंज्यूमर मूवमेंट चलाया जाता है। आइए कुछ कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। 1985 यूएन लेड गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 1985 में यूनाइटेड नेशन ने गाइडलाइंस की कि भाई कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर इंटरनेशनल्स मोर देन 240 ऑर्गेनाइजेशन एंड 100 नेशन, 240 से ज़्यादा संस्थाएं इंटरनेशनली इसके लिए काम कर रही हैं, और 100 से ज़्यादा देश। 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड, कोपरा भी बोलते हैं जिसको हम, 1986 में वो पास हुआ था, हमने अभी देखा ना 1986 में पास हुआ था। अच्छा, सेफ्टी इज़ एवरीवन राइट, सेफ्टी हर किसी का अधिकार है। भाई मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ तो मेरा अधिकार है कि मेरे को मुझे वो प्रोडक्ट नुकसान ना पहुँचाए। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, मेडिकल नेग्लिजेंस फाइल टू नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन, अगर आपके साथ मान लो आप किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में सही से आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या कोई और साइड इफ़ेक्ट्स हो गए दवाई के, या कोई भी इशू, तो आप कहाँ जाएंगे, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिएशन कमीशन में जाके अपना भाई मेरी ये समस्या है और इसका समाधान कीजिए, आप केस फाइल कर सकते हैं। प्रोड्यूसर मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द सेफ्टी रूल, और ये भी दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोड्यूसर है, सामान को बनाने वाला है, उसको भी बिल्कुल सही तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है, क्वालिटी वाइज बनाना है, और जो भी प्रोडक्ट का अगर कोई हार्म इफ़ेक्ट है भी तो वो उसको प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करना है, ताकि कंज्यूमर उसको पढ़े और कंज्यूमर को बताए कि भाई इससे ये हो सकता है, अब आप के ऊपर है कि आप इसको यूज़ करें या ना करें। जिससे क्या होता है कि कंज्यूमर को पता तो रहेगा ना कि हाँ भाई इसमें ये कमी है प्रोडक्ट में, या ये दिक्कत है। आइए आगे देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्म के अंदर क्या आता है।
राइट टू इन्फॉर्म, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई आप कंप्लेन कर सकते हैं। अक्टूबर 2005 में हमें पता है आरटीआई एक्ट पास हुआ था, मैंने आपको आरटीआई के बारे में पीछे बता दिया। राइट टू चूज़ सर्विसेज, आपको कुछ भी चूज़ करने का अधिकार है, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सम सेफ्टी साइंस ऑन प्रोडक्ट, जैसे ISI मार्क होता है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है, CE फायर प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट फायर कैच कर सकते हैं, हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी होता है, FSSAI ऑन फूड प्रोडक्ट्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मेनली देखिए क्यों ज़रूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। सबसे बड़ी बात है कोई भी आदमी व्यक्ति सामान लेने जा रहा है बाज़ार, अगर उसको घटिया क्वालिटी का सामान या डी ग्रेड का सामान मिल जाए तो वो क्या करे अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। तो इसीलिए सरकार ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इस तरह के कमीशंस बनाए हैं ताकि उन लोगों के अधिकारों का हनन ना हो और वो लोग भी सेफली अपने प्रोडक्ट्स का, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ वो कहे केस कर सकें। इस चैप्टर में तो इतना ही था गाइज, ये हमारा कंज्यूमर राइट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आप प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, उसमें मैंने चारों चैप्टर जो इकोनॉमिक्स NCERT के 10th क्लास के हैं वो भी एक्सप्लेन किए हैं। आज हमारी इकोनॉमिक्स की NCERT क्लास 10th की पूरी हुई। जो अब अगली प्लेलिस्ट या वीडियोज़ आएंगी वो कंटेम्प्रेरी इंडिया पे आएंगी क्लास 10th की। होप, आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कंज्यूमर राइट से चैप्टर से रिलेटेड या और भी कोई इकोनॉमिक्स की NCERT से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल पॉसिबली ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू।